पिछले ऑडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी। मैं वापस से चुन्हू से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है सिंध, पाकिस्तान में। अंजी मजूमदार जो थे, उनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। ये एक औद्योगिक नगरी है। मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। कुत्ते और द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य हैं। लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। कार्नेलियन मन के अवशेष यहाँ मिले हैं, या फिर कार्नेलियन मिला है। सुंदर कोटड़ा की बात करते हैं, या फिर सुर कोटड़ा, जो कि है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोड़े की हड्डियाँ मिलना सबूत है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थे। ठीक है। इसके बाद है कुनाल, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। लापिस लाजुली मिले हैं। लापिस लाजुली ये एक ब्लू कलर का डायमंड होता है, अफगानिस्तान से मिलता है। गरीबों का मन का कहते हैं इसे। इसमें 2018 में अभी लास्ट में इसका खनन किया था कुनाल का। ठीक है। अब बात करते हैं दिमाबाद की, जो कि है महाराष्ट्र में। अपन बात करते हैं ना कि लास्ट में कहाँ पर है, तो वो है दिमाबाद तक। मतलब अगर दक्षिण में जाए तो दक्षिण में कहाँ तक, दिमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो वाला दिमाबाद महाराष्ट्र में। कांस्य के 4 रथ मिले हैं। भैंस का रथ, गेंडा का रथ, हाथी का रथ और रथ एक नॉर्मल रथ, तो 4 रथ। इसके अलावा रोजदी, जो कि एक गुजरात में, यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं, हाथी की हड्डियाँ मिली है। ठीक है। और ग्राफिटी मिली है। रोपड़ है पंजाब में। इसके लिए अपन ने कहा भी था कि रोपड़ मत रो भाई। कुत्ता रोया क्योंकि उसका मालिक मर गया, तो उसके मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना दिया। इसके बाद थी आमरी में गेंडे के साक्ष्य मिले, गेंडों के साक्ष्य मिले। आमरी कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। रोजदी गुजरात में। दिमाबाद महाराष्ट्र में। कुनाल हरियाणा में। सुरकुर्डा गुजरात में। इसके बाद थी बनावली, ये कहाँ पर है? हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। इसके जो उत्खनन करता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। ये जो रविंद्र सिंह बिष्ट है, ये धोलावीरा के भी उत्खनन करता थे, RS बिष्ट। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल जो कि एक खिलौना है। मिट्टी से निर्मित हल कहाँ से मिले हैं? बनावली से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धावन पात्र कहाँ से मिले हैं, तो धावन पात्र भी कहाँ से मिले हैं? बनावली से। बनावली से 2 चीज़ें अपन को मिली है, मिट्टी से बना हल जो कि एक खिलौना है, और एक धावन पात्र यानी वॉश बेसिन भी कहाँ से मिला है? बनावली से। तो हरियाणा में है ये, घग्गर नदी के तट पर। रविंद्र सिंह बिष्ट यानी ये RS बिष्ट ने धोलावीरा में भी उत्खनन किया था। इसके बाद हम बात करेंगे राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी ये है हरियाणा में, ये भी हरियाणा में है, पर हिसार में है। तो हिसार हरियाणा में है। राखी गढ़ी के जो खोज करता है वो रफीक मुगल है। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फ़र्क है। उत्खननकर्ता जो है वो है अमरेंद्र नाथ। खोजकर्ता जिन्होंने खोजा राखी गढ़ी को वो है रफीक मुगल, और उत्खननकर्ता कौन है? अमरेंद्र नाथ। तो याद रखना है, राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा में। खोजकर्ता रफीक मुगल, उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो कौन सा है? राखी गढ़ी। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में। क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है। तो अपन ने अब तक बात कर ली। अब इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, जैसे पूछ ले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में, वहाँ से मिले। ऐसे पूछे कि हाथी का रथ कहाँ से मिला है, तो दिमाबाद, क्योंकि दिमाबाद से 4 कांसे के रथ मिले थे, अपन को पता है। और अगर बात करें हाथी के साक्ष्य या हाथी की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो रोजदी से। ये कहाँ पे? गुजरात में। और ऐसे पूछ ले कुत्ते के साथ मालिक को कहाँ दफनाया गया है, तो दफनाया गया है रोपड़ में। और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पड़ पंजाब, तो रोपड़ पंजाब में है। तो फिर गेंडा कहाँ है? गेंडे के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो है आमरी, सिंध। और ये वाला सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो गेंडे के साक्ष्य तो अपने पाकिस्तान की तरफ है। और कुत्ते के दफना पंजाब में रोपड़ पे है। रोजदी गुजरात में हाथी है। दिमाबाद में रथ मिले हैं। और लापेस लाजोली कहाँ मिला है अपन को? कुनाल हरियाणा में। या इस यहाँ पर 2 चांदी के मुकुट भी मिले हैं। घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा। तो रिपीट। इसके बाद हम बात करेंगे कि कालीबंगा, राखी गढ़ी और धोलावीरा या कुनाल, ये जो जगह है इनको कहते हैं पूर्व हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल से पहले की।
कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कुनाल। ऐसे इसको ट्रिक में याद कर सकते हैं। कपड़े कौन धो रहा या फिर काकू धो रहा। कपड़े कौन धो रहा, काकू धो रहा। काकू मतलब का इसे कालीबंगा, कू से कुनाल, धो से धोलावीरा, रा से राखीगढ़ी। तो काकू धो रहा, कपड़े कौन धो रहा, काकू धो रहा। काकू को धो रहा, कालीबंगा, कुनाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रंगपुर और रोजदी। ये कब की है, तो ये है उत्तर हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल के बाद की। रंगपुर, रोजदी, उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर का अर्थ ही आ जाता है बाद में, तो हड़प्पा काल के बाद में। हम बात करते हैं कोटड़ा निहंग खा। कोटड़ा निहंग खा ये है रोपड़ में ही। रोपड़ जो है ये कोटड़ा निहंग खा ही है। तो कोटड़ा निहंग खा और रंगपुर आज़ादी के समय भारत में स्थित 2 स्थल थे। मतलब कहने का अर्थ है आज़ादी के वक्त जो थे सिर्फ 2 ही स्थल ऐसे थे जो भारत में रहे थे, बाकी ज़्यादातर हिस्से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। तो कोटड़ा निहंग खा, रोपड़ वाला और रंगपुर, ये 2 ही स्थल भारत में रहे थे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में बात करें तो अफ़गानिस्तान में 2 है। एक तो अपन ने बात की शोरतुगई जो ओक्स नदी पर है। दूसरा एक और स्थल है मुंडीगाक। ये याद रखना आपको, मुंडीगाक। मुंडीगाक भी कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। ठीक है। अब हम इनका मतलब सब नियोजन करके कि टोटल क्या है सबको एक कंपाइल करेंगे कि इसकी विशेषता बताए। जैसे नगर विशेषता बताएंगे, तो नगर विशेषता में क्या है, या फिर नगर नियोजन। ये विश्व का प्रथम नगर सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। प्रथम मतलब कहने का अर्थ है ये मतलब सुव्यवस्थित है। ये अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मतलब अलग अलग डिज़ाइन से, मतलब इनको व्यवस्थित ऐसे एक तो क्रम में है बनाए हुए, डिस्टेंस पर है, तो एक विशिष्ट नगर नियोजन है यहाँ पर। और नगर को 2 भागों में बांटा गया, एक तो पूर्वी भाग और एक है पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जहाँ लोग आवासीय लोग रहते हैं, पश्चिमी भाग जहाँ ऊंचे ही उठे हुए टीले स्थित है और वहाँ पर हिस्से दुर्गीकृत करे हुए, मतलब वहाँ पर दुर्ग बने हुए पश्चिमी भाग में। किस साइड में, पश्चिमी। अब पश्चिमी भाग में दुर्ग बने हुए कैसे याद रहेंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी सारे दुर्ग हैं। पूर्वी भाग जो अपन ने अरुणाचल प्रदेश वाला, वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और पश्चिमी भाग को क्या कहते थे, सीटाडेल। सीटाडेल पश्चिमी भाग को कहते थे सीटाडेल, जहाँ दुर्ग और ऊंचे उठे टीले स्थित हैं। जो शहर हुआ करते थे वो 4 दीवारों से घिरा होते थे और उनकी सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। तो शहर के चारों ओर दीवारें हैं, सड़कें सीधी हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। इसका मतलब हो गया कि वो एक शतरंज या फिर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए शहर, मतलब एक कट लाइन, जब एकदम समकोण पे है सारे घर वगैरह सब कुछ, तो एक ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है, या फिर आप शतरंज कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से शतरंज के और मुर्गी लड़ाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते, सेफ्टी के पर्पज से शायद नहीं खुलते होंगे, पर एक अपवाद है लोथल में घरों के दरवाजे क्या खुलते हैं, मुख्य मार्ग पर। अब हम बात करें कि घर में 3 से 4 तो कक्ष हुआ करते थे। एक रसोई होती थी, एक आंगन होता था। तो बहुत बड़ा आंगन, 3 से 4 कक्ष और रसोई। अब हमने पहले पिछली बार जैसे बात की थी कि भाई पुरोहितों के बारे में पता चलता है, पुरोहितों के कमरे के ऊपर कमरे होते थे, तो मतलब जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, तो सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। और अगर टोटल करें तो 700 हो जाता। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए थे। अब हम जल निकासी की व्यवस्था की बात करेंगे, तो एक तो बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए एक मेन होल होता था, मतलब सारी नालियों के आके बाद में एक होल होता था, वहाँ पर आके सारा पानी मिलता था और वहाँ मेन होल होता था। अगर वहाँ पे कोई कचरा फंस जाए तो साफ करने के लिए, तो मेन होल होता था मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए। अब नालियों के ईंटों से ढका जाता था, मतलब एकदम पैक, कोई बीमारी के चांसेस ही नहीं है नालियों पे मच्छर पड़ने पे। और तो ईंटों से ढकी नालियाँ होती थी। और ये जो ईंटें होती थी ये पक्की होती थी। क्या होती थी, पक्की ईंटें, पर सामान्यतः तो पक्की होती थी, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ ईंटें, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। तो वो जगह कौन कौन सी है, एक तो है कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी।
3 जगह है, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब ईंटों के बारे में अपन बात कर ही रहे हैं तो उनकी साइज़ क्या है? इनकी साइज़ है 1:2:4, 1:2:4। तो ये है ईंटों की साइज़। अपन ने बात कर ली। जल निकासी कैसी उत्कृष्ट है। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल है, ईंटों से ढकी हुई है, कुछ जगह कच्ची भी है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति का वैसे तो जानकारी का अभाव है, पर सब कुछ मानते हुए कि संभवतः पुरोहितों का वर्ग का शासन रहा होगा और संपूर्ण सिंधु घाटी पर ये एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। बस यही मानते हैं कि पुरोहित रहे होंगे जिनके हाथों में शासन रहा होगा, और जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है वहाँ पर सब जगह एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, एक ही नियम कायदे कानून लगे होंगे। तो ये राजनीतिक स्थिति है। इसके बाद अगर बात करें सामाजिक स्थिति के बारे में, तो मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे जहाँ माँ की वैल्यू हुआ करती थी कि माँ के डिसीजन मुख्य होंगे। ठीक है। अब संभवतः 4 भागों में विभाजित था समाज उस वक्त। एक तो पुरोहित, दूसरा व्यापारिक, तीसरा किसान, चौथा श्रमिक। पुरोहित, व्यापारिक, किसान और श्रमिक। कैसे पता चलता है कि मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे? क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। मातृ देवियों की मूर्तियों के मिलने से ये साबित होता है कि जो लोग थे वो देवताओं से ज़्यादा मातृ देवियों को पूजा करते थे, यानी कि मातृ सत्तात्मक रहे होंगे। अब बात करते हैं शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि जो हथियार मिलते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। और अगर हम बात करें अब पुरुष और महिलाओं के श्रृंगार की, तो दोनों ही श्रृंगार किया करते थे और जवाहरात पहनते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। और पुरुषों और महिलाओं में खान पान का क्या था? तो लोग उस वक्त शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। अब कैसे आपने कहा कि मांसाहारी है? क्यों? क्योंकि जहाँ भोजन बनाया जाता था, या फिर एक जगह ऐसी मिली है जहाँ पर खरगोशों को मतलब हड्डियाँ एक साथ मिली है, तो खरगोशों की हड्डियाँ एक साथ मिलना ऐसा तो हो नहीं, खरगोशों का दूध निकाले जो उनको साथ में रखा जाए, तो खरगोशों को वो मांस के रूप में खाते होंगे। तो मांसाहारी उस तरह पर देखकर किया गया। और अगर बात करें इनके प्रिय खेल के बारे में, तो 2 खेल थे, एक तो शतरंज और दूसरा है मुर्गी की लड़ाई। मुर्गी की लड़ाई और शतरंज के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें अंतिम संस्कार की कौन कौन सी विधियाँ थी? अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थी, पूर्व शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। दाह संस्कार से आप समझ गए, चिता को आग देते हैं। और पूर्व शवाधान में पूर्णतः शव को दफना दिया जाता था, और आंशिक शवाधान में पहले तो उनको ऐसे जैसे अपने दादू दयाल वाले पंथ वाले होते हैं, जैसे शरीर को जंगलों में छोड़ के वहाँ पर उन्हें गिद्ध वगैरह खा जाते और बाकी बचे को दफना देते थे। तो आंशिक शवाधान के साक्ष्य मिले, मतलब जो हड्डियाँ मिली है वो उनको चेक किया तो वो खाए हुई मिली, तो आंशिक शवाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मा और पुनर्जन्म। हाँ, आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते थे। इसके अलावा लोथल के 3 ऐसी जगह है और कालीबंगा की 1, जहाँ युग्म में शवाधान मिले, मतलब ऐसे जोड़ों में दफनाया गया है। लोथल में कितने? 3, L3, और कालीबंगा से 1, K1, L3 K1। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युग्मित शवाधान मिले हैं। L3 का मतलब है कि भाई लोथल से 3, K1 का मतलब है कालीबंगा से 1। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे, मतलब बहुत सारे लोगों को जो प्राकृतिक है जैसे अग्नि, जल, उनको पूजा करते थे। पुरुष और महिलाएं देवताओं की पूजा की जाती थी, और इस काल में देवियों की और देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, ज़्यादातर देवियों की। और मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब मंदिर बनाना आरंभ हुआ ही नहीं था, तो मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुआ था। उस वक्त क्या अंधविश्वास भी बहुत थे, जादू टोने टोटके हुआ करते थे, तो लोग इनमें विश्वास करते थे। बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। कालीबंगा और हवन कुंड की साक्ष्य मिलते हैं। वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। अब ये कैसे? जैसे वृक्ष पूजा का बात करें तो उनके क्या मोहरे और इनमें सिक्कों में पीपल के पत्ते के साक्ष्य मिले, तो कहते हैं कि भाई
इससे ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो उनके लिए पीपल इम्पोर्टेंट रहा होगा, मतलब वो वृक्ष पूजा करते रहे होंगे। और कालीबंगा से हवन कुंड भी मिले हैं। और अपन ने जैसे बात की बलि प्रथा, तो क्या है कि ना बलि प्रथा के साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि जो हवन कुंड वगैरह हैं इनके पास में से बहुत सारे मरे हुए जानवरों के मतलब हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर जानवर रखना तो संभवतः बलि प्रथा रही होगी। सिक्के और मोहरे देखकर लगता है कि इनको ध्यान और योग दोनों का ही ज्ञान था, क्योंकि सिक्कों पर जो है वो ऐसे योग की मुद्राएं बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है कि भाई कैसे खड़े रहना है, कैसे, तो ध्यान और योग का ज्ञान रहा होगा। अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कृषि आधारित थी। ये उत्पादन करते थे, अधिशेष उत्पादन होता था, उन्हें बड़े बाज़ारों में बेचते थे। अधिशेष का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा जो अनाज हुआ करते थे उन्हें बड़े बाज़ारों में बेचते थे, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर और रागी। ये सब चीज़ें वो अधिशेष उत्पादन करते और बाज़ारों में बेचते थे। इनके अलावा चावल और बाजरे का ज्ञान इनको नहीं था। चावल बाजरे का जो साक्ष्य अपन को मिला है वो लोथल से मिला है। तो अपन ने पहले ही बात की, लोथल तो एक अपवाद है क्योंकि उसके दरवाजे भी जो रोड की तरफ खुलते हैं। तो लोथल में चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये ऐसा अपवाद हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो वहाँ पर और वहाँ पर रखे हो उसने कुछ वक्त के लिए, तो उस वजह से उसको साक्ष्य मिल गए हो। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि संभवतः है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें रंगपुर, तो रंगपुर जो गुजरात में है वहाँ पर चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। परंतु एक बात अपन कहनी चाहिए कि रंगपुर जो है वो हड़प्पा काल का नहीं है। कब का है? उत्तर हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल के बाद का। तो अपन इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे अलग से। तो लोथल में चावल और बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से भी चावल की भूसी मिलती है, पर रंगपुर उत्तर हड़प्पा काल के स्थल हैं। अब हम बात करेंगे शोरतुगई, जो कि ऑक्सस नदी के किनारे है। यहाँ पर अपन को नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य? नहरों के। क्वेश्चन बनता है कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो शोरतुगई, जो कि अफगानिस्तान में है। ये पशुपालक भी करते थे, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सूअर, बिल्ली, खरगोश, तो ये सब पालते थे। इसके अलावा विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि अपन को मोहरे मिलते हैं, छाप मिलती है। मुद्रा और मोहर में फ़र्क है। मुद्रा जो है वो तो सिक्के हो गए और मोहर जो होती है वो ठप्पा या छाप हो गई। अब हम बात करेंगे सारगोन अभिलेख के बारे में। तो सारगोन अभिलेख में 2-3 चीज़ें कही हुई है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा, यानी कि वहाँ पर लिखा है मेलुहा। हमने अनुमान लगाया कि वो मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है, क्योंकि मेलुहा में हाजा पक्षी प्रसिद्ध है, यानी वो कहना चाहते हैं कि वहाँ के मोर अच्छे हैं। और मेलुहा जो है वो नाविकों का देश है। अपन ने बात भी की थी कि यहाँ पे गोदीवाड़ा है गुजरात में। सारगोन अभिलेख में सिंडन का उल्लेख है। सिंडन यानी कि कपास, तो कपास का उल्लेख भी सारगोन अभिलेख में मिलता है। अब बात करते हैं कपास जो है वो उसकी सर्वप्रथम खेती कहाँ गई? सर्वप्रथम खेती है वो भारत में हुई थी। कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? भारत में। दिलमुन और माकन, ये दो जो थे वो मध्यस्थ का कार्य करते थे। दिलमुन जहाँ कहाँ पड़ता है? बहरीन में, और माकन जो है वो ओमान में। तो ये दोनों शहर जो थे वो मध्यस्थ का कार्य करते थे। मतलब यदि किसी देश को सिंधु घाटी सभ्यता से कांटेक्ट करना है तो दिलमुन या फिर माकन से कांटेक्ट करना होगा। अगर हम बात करें मुद्रा व्यवस्था की, तो मुद्रा व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। उस वक्त वस्तु विनिमय हुआ करता था और सोने चांदी का प्रयोग करते थे उस वक्त। और लोहे की तो खोज ही नहीं हुई थी, लोहे से लोग परिचित ही नहीं थे उस वक्त, ठीक है। और तांबा और टिन, इन दोनों को मिलाकर वो जो मेटल बनाता थे वो था कांस्य। तो कांस्य का यूज करते थे, इसलिए अपन उसे कांस्य युगीन मतलब सभ्यता भी कहते हैं। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। शंख उद्योग में क्या होता था? चूड़ियाँ बनती थी, सजावटी वस्तुएं बनती थी और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाया करते थे। किससे? शंख से। अगर हम बात करें लिपि के बारे में, तो लिपि का ज्ञान था उन्हें। भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, मतलब इमोजी टाइप में। अपन किसी को कुछ भेजें तो इमोजी भेज के अपने भाव को बता दें, तो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। इसके अलावा लिपि को लिखने का तरीका था वो अल्टरनेटिव था, मतलब दाएं से बाएं जाते थे, फिर बाएं से नीचे होकर बाएं से वापस से दाएं आते थे। तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अल्टरनेट था। कैसे हुआ करते? जैसे हल गोदते हैं ना, वैसे। तो इसको हलासार भी कहते हैं।
गौमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। तो दो नाम है इसके, गौमूत्राक्षर या हलाक्षर, ये दोनों नाम मतलब इंडिया में दिए गए। तो ये दोनों लिपि कहा जाता है। इसमें जो भाव है वो लगभग 375 से लेकर 400 भाव या प्रतीक यहाँ पे अपन मिलते हैं। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब हम बात करेंगे मूर्तियाँ और मोहरे के बारे में। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, एक तो धातु की, दूसरी पत्थर की। पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें शेल खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल खड़ी। और मिट्टी की बनी मूर्तियाँ होती थी जिन्हें कहते थे टेराकोटा। तो क्या कहते थे? टेराकोटा। अब जो टेराकोटा की तो अपन को मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली है। जो मातृ देवियाँ हैं उनकी मूर्तियाँ किसकी है? मिट्टी की, यानी कि टेराकोटा की। और अगर बात करें शेल खड़ी यानी कि पत्थर की किसकी मूर्ति बनी है, तो पत्थर की मूर्ति मिली है अपन को मोहनजोदड़ो से, जो कि है पुरोहित राजा की मूर्ति। अगर हम बात करें धातु की मूर्ति, तो धातु की तो 4 रथ मिले हैं, जो मिले हैं धैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ से। और एक इम्पोर्टेंट मूर्ति मिली है जिसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, तो वो है नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, शेल खड़ी की पुरोहित राजा की मूर्ति, धातु के 4 रथ, टेराकोटा यानी कि मिट्टी की बनी मातृ देवियों की मूर्ति। और मोहरे जो है वो शेल खड़ी की बनी है। किसकी बनी है? शेल खड़ी यानी कि पत्थर की। और ज़्यादातर मोहरे जो है वो है चौकोर। क्या है? चौकोर। चौकोर हुआ करती थी मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती थी कि इस वस्तु की क्या कीमत है, कितनी गुणवत्ता है, या फिर व्यक्ति कि मतलब कितने उच्च पद का है, कि भाई पुरोहित है या श्रमिक है या फिर क्षत्रिय है। मतलब ऐसे करके पता चलता था मोहरों से, तो कि वस्तु की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती थी। अब मोहरों पर क्या क्या बना होता था? मोहरों पर एक तो एक सिंगा, मतलब एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न को कहते हैं, एक सिंगी या एक श्रृंगी या एक सिंग, यूनिकॉर्न बना होता था, जो मतलब स्वर्ग पे जाने का एक निशान के तौर पर अपन कह सकते हैं। कुबड़ वाले सांड के चित्र भी मिले अपन को, कहाँ पर? मोहरों पे। तो मोहरों पे 2 साक्ष्य है, एक तो एक सिंग यानी कि यूनिकॉर्न के, एक कुबड़ वाले सांड के। तो 2 चित्र हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ये आपको याद रखने हैं। ये 5 से 6 लोग थे, मतलब 5 से 6 कारण बताए हैं लोगों ने। तो किन किन ने क्या क्या कारण बताए? एक तो बताए आर्यों का आक्रमण। अब आर्यों का आक्रमण किसने बताया? एक तो किसने बताया? ट्रिक है पिगामा यानी कि पिगट ने, मार्टिमर व्हीलर ने, गार्डन चाइल्ड और पिगट, इन तीनों ने आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताया। इसके अलावा बाढ़ आया है, ये किसने कहा कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई और वहाँ पे जो लोग थे वो शिफ्ट हो गए? तो ये कहने वाले एक तो SR राव थे, सर जॉन मार्शल थे और मैके। तो ये 3 थे, SR राव, सर जॉन मार्शल और मैके। तीनों ने कहा है कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है। और इनमें से सर जॉन मार्शल है, उन्होंने तो प्रशासनिक शीतलता भी कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं रही होगी, तो लोग वहाँ से छोड़ के गए होंगे और धीरे धीरे वो नष्ट हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु परिवर्तन, कि भाई वहाँ के जलवायु परिवर्तन हुआ, लोगों के रहना मुश्किल हो गया, तो उस वजह से भी। तो ये किसने कहा है? ये अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष और आर.एल. अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन कारण बताया है। एक एंटिक सा नाम है यू आर कैनेडी, तुम हो कैनेडी, यू आर कैनेडी। तो उन्होंने कहा है प्राकृतिक आपदा, और एग्जाम्पल भी अजीब है, मतलब जैसे कि मलेरिया, कि भाई यू आर कैनेडी कहता है कि मलेरिया की वजह से लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए और सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई। तो प्राकृतिक आपदा किसने कहा है? यू आर कैनेडी ने। एक माधव स्वरूप वत्स थे, जो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी मतलब मानने वाला विचार है। तो माधव स्वरूप वत्स है, उन्होंने कहा है कि नदियों के ने अपना रुख बदल दिया होगा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया होगा, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो नदियों ने अपना रुख बदला और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमारा निष्कर्ष ये है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन की कोई एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण उत्तरदायी रहे होंगे। धन्यवाद।